एक शेर से आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। सुनिए, वे समंदर खंगाल रहे हैं, हमारी गलतियां निकाल रहे हैं। वे समंदर खंगाल रहे हैं, हमारी गलतियां निकाल रहे हैं। जिनकी खुद की लगूंठ फटी हुई हो वो हमारी पगड़ी उछाल रहे हैं। आइए आज हम अपने क्लास में, पिछली क्लास में मैंने वास्को डिगामा को भारत ला दिया था। वास्को डिगामा कैसे पागल हो रहा था। वास्को डिगामा कहता था कि हम भारत जाएंगे, भारत ढूंढेंगे, और उसके पीछे कौन था? पुर्तगाल के नरेश था। पुर्तगाल के नरेश जबरन, और वो चाहता था कि कोई ना कोई यहां से जाए, यात्री जाए और जाकर ढूंढे कि भारत कहाँ है, वो पूर्व के देश कहाँ है जहां से व्यापार करके इटली राजा बन चुका था। वहां जाकर मुझे भी व्यापार करना है, मुझे भी राजा बनना है। तमाम इच्छा स्पेन में पल रही थी, पुर्तगाल में पल रही थी। इसी के तहत भारत में आने वाला वास्को डिगामा 1498 में आता है। 1498 आकर भारत की खोज करता है। तो कल की क्लास में हम लोग देखा था कि किस प्रकार भारत में आने के बाद वास्को डिगामा भारत में आया और भारत की खोज करता है 1498 में। लेकिन तुमको पता है भारत में आया बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि भारत में आने के बाद लौटा तो क्या हुआ। वहां पे भारत में आया, भारत से लौटा तो वहां की कैसी परिस्थितियां बनी, देखो बताता हूं। वो भारत में आता है 1498 में, 1498 में भारत में आता है। लेकिन भारत में 1498 में आने के बाद भारत से जब फिर यूरोप लौटा, फिर कहाँ? यूरोप लौटा। यूरोप में कहाँ गया? फिर गया कहाँ? पुर्तगाल। जब पुर्तगाल जाता है वहां पे जाने के बाद और भारत के मसालों के बारे में बताता है। अभी तक तो वहां के लोग इटली तो पहले से भारत से मसाला का व्यापार कर रहा था। यूरोप का एकमात्र देश था जो भारत से लाखों करोड़ों की संपत्ति और खजाने यहां से ले गया था, इटली कमाकर व्यापार करके। लेकिन पुर्तगाल जो वास्को डिगामा आया, वास्को डिगामा भारत की खोज करता है, भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज करता है। और खोज करने के बाद जब वास्को डिगामा जो कहाँ गया, जब घूम के गया यूरोप गया ना, यूरोप जाने के बाद सबको बताया कि हम तो 60 गुना कमी नहीं करके आ रहे हैं। अरे भाई, तो 60 गुना का क्या मतलब है? 60 गुना तुम क्या कमा के आ रहे हो? तो वास्को डिगामा बताता है कि देखो, हम नाव लेकर गए भारत, ये नौवा लेकर गए भारत, और नाव लेकर जाने में मान लो कि टोटल खर्चा आया 100 रुपया। तो वास्को डिगामा समझाता है कि देखो, हम नाव लेकर गए थे इंडिया। कहाँ गए थे हम? इंडिया, INDIA। हम नाव लेकर गए थे इंडिया, लेकिन इस नाव लेकर जाने में हमको खर्चा कितना आया? 50 रुपये का। 50 रुपये का हमको खर्चा आ गया, क्योंकि नाव से यूरोप से इंडिया जाने में, यूरोप से देखो ये हो गया भारत और यहाँ पे है यूरोपीय देश। तो यूरोप से इंडिया जाने में समुद्र मार्ग से बहुत सारे सागर हैं, भूमध्य सागर होगा, फिर इंडियन ओशियन होगा, सबको पार करते हुए आते आते वास्को डिगामा का मान लो कि 50 रुपया खर्चा हो गया था। जाकर बताया कि हमको 50 रुपया खर्चा हो गया वास्को डिगामा। और फिर कहता है कि देखो 50 रुपया मेरा तो आने में लग गया, 6 महीना तक मैंने सफर किया, फिर भारत पहुंचा। और फिर यहाँ पे मान लो मैंने 50 रुपया का मसाला खरीदा, 100 रुपया 50 रुपया का भारत से मसाला खरीदा। अब मसाला क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा मसाला। देखो, तुम लोग कभी मीट बनाए हो, मीट, चिकन, मटन, तो उसमें जो गरम मसाला की पुड़ी आती है ना, जो साबुत मसाला कहते हैं, गरम मसाला कहते हैं, जिसको हम साबुत भी कहते हैं, जिसको हम साबुत मसाला भी कहते हैं, इसको हम साबुत मसाला भी कहते हैं, गरम मसाला भी कहते हैं। जो साबुत मसाला, गरम मसाला होता है, वो क्या होता है? पुड़िया होता है। तो देखो, उसने 50 रुपया का वास्को डिगामा मान लो कि यात्रा में खर्च किया और 50 रुपया का मान लो मसाला खरीदा। टोटल कितना खर्च आया? 100 रुपया। लेकिन जब 100 रुपया लेकर जब यूरोप गया तो वहां इसको बेचा कितने में? 6000 में। अब देखो 6000 में बेचा, अब 6000 से 100 से भागा करो, कितना गुना प्रॉफिट? तो 60 गुना का फायदा। जाकर कहा 60 गुना का फायदा, वहां से व्यापार करने में मुझे 60 गुना का फायदा हुआ है। समझ में आया? तो 60 गुना फायदा, उसको 60 गुना का फायदा हुआ। अब इतना फायदा देखकर यूरोप वाले तो पागल हो गए, पुर्तगाल वाले पागल हो गए कि इतना ज्यादा फायदा भारत में। अब भौगोलिक खोज हो चुकी थी, अब मार्ग तो मिल चुका था। अब एक तो पुर्तगाली आया था वास्को डिगामा, वापस गया। अब फिर देखो, फिर वहां पे जो नरेश थे वो पागल हो गए, फिर जाओ एक बार। लेकिन तुमको ध्यान रखो, जब वास्को डिगामा भारत आया था तो भारत आने के बाद उस टाइम वास्को डिगामा जब भारत आया तो उस टाइम भारत में जब कालीकट पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया था, क्योंकि भौगोलिक खोज कर रहा था। और भौगोलिक खोज के क्रम में जब कालीकट पहुंचा तो भव्य स्वागत किया। जब वो कालीकट पहुंचता है, देखो ये हो गया केरल, यहाँ पे केरल हो गया, भारत का केरल, यहाँ पे है कालीकट। जब कालीकट पहुंचता है तो कालीकट में एक शासक था, हिंदू शासक का नाम था जमोरिन।
जमोरिन भव्य स्वागत करता है। जमोरिन कहता है कि वाह, आज मान लो आज तुम घर पे हो, भारत में हो, अगर तुम्हारे यहाँ कोई अमेरिका के आ जाए, भाई तुमसे तो अच्छा है ना, अमेरिका का आ जाए, बोलता है कि नहीं हम तुम्हारे यहाँ का व्यवसाय करना चाहते हैं, और आ गया तुम्हारे यहाँ, तो तुमको क्या लगेगा कि बहुत बड़ा आदमी आ गया भाई, अमेरिका से आ रहा है। वैसी स्थिति थी उस टाइम भारत के लोग, भारत का राजा छोटा मोटा राजा था, अब यूरोप से आ रहा है व्यवसायी, वो लोग अलग चाल ढाल रूप रंग सब अलग है, वेल मेंटेन बन के आ रहा है, प्रभावित हो ही जाएंगे। तो जो जमोरिन था ना, जमोरिन इसको देखकर प्रभावित हो गया, इसको लगा कि बहुत बहुत अच्छा आदमी आया है, हमारा कल्याण करने के लिए आया। लेकिन जमोरिन समझ नहीं पाया कि इन लोगों का मतलब क्या है। जमोरिन को ध्यान में नहीं था कि ये तो व्यवसायिक था, कालीकट पहुंचा था, और कालीकट में यहाँ पर जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और जमोरिन को लगा कि बहुत बड़ा आदमी आया है, जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ, तो इसी को देखते हुए जमोरिन ने स्वागत किया। कब की बात है? 1498 की बात है। 1498 में आता है, कौन आता है? वास्को डी गामा। देख लो, इसी नाव से आया था, इसी नाव से आया था। पनियावा जहाज था, उसका एरोप्लेन की जमाना थोड़ी था उस टाइम, एरोप्लेन से तुरंत एरोप्लेन मारेगा, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से आ जाएगा। नाव से धीरे 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 आता था, खर्चा भी होता था, लेकिन इतना रुपया कमा के गया कि वहां के लोग पागल हो गए। लेकिन फिर लौट के आता है, इसको 60 गुना मुनाफा हुआ। लेकिन ध्यान रखना, जो मैं पीपीटी में डाला हूं उसको भी तुम पढ़ो, मैं भी जो बता रहा हूं उसको भी ध्यान से समझो, फिर समझ में आएगा क्लास। मसाले में काली मिर्च था, दालचीनी, लौंग, 60 गुना मुनाफा। देखो बात यह है कि यहां से जब लौट के गया तो फिर एक बार वापस आता है, फिर एक बार वापस आता है। यहां से लौट के जाने के बाद फिर एक बार वापस आता है। कब आता है? 1502 में। देखो इसीलिए मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखो 1502 में फिर वापस आता है। क्यों वापस आया? एक बार गया, एक बार जो पैसा कमा कर गया यहां से, पैसा कमा कर जाने के बाद उसको बेचा, तो फिर वहां के नरेश बोले कि तुम एक बार और जाओ, वापस जाकर देखो, कुछ और देखो कि वहां पे क्या हम अपने सत्ता स्थापित कर सकते हैं। कुछ अंदरूनी बातें होती हैं जो हम लोग को कैसे समझ आएगा। ये अंदरूनी बतवा जो हम लोग को समझ नहीं आता है, वो तो राजा का बात है। अगर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा होगा तो हमको समझ आएगा? नहीं आएगा ना, तुमको समझ आएगा। वैसे ही वहां का नरेश जो था, जो कहाँ का, जो पुर्तगाल का जो नरेश था, वो नरेश था, मन वहां का जो सम्राट को नरेश कहा जाता था। तो नरेश जो था वो भेजा कि वास्को डी गामा फिर तुम जाओ, अब फिर तुम जाकर देखो कि कैसी स्थिति, कैसी सिचुएशन है। तो 1502 में जब फिर आता है तो इसका पुरजोर विरोध होता है। अब विरोध करने में अब इस बार सिर्फ जमोरिन नहीं था, कि जमोरिन इसको समझ गया था। लगभग 2 साल में जमोरिन वाकिफ हो चुका था कि जो व्यापारी है ये हमारा कोई अपना नहीं है, हमारा कोई भला करने के लिए नहीं आया है, ये तो अपने लाभ के लिए आया है। और जमोरिन को जैसे आइडिया लगा, खुल के विरोध। अगर तुमको पता चल जाए कि तुम्हारे घर में जो अमेरिकी आया है वो तुमको लूटने के लिए आया था, तुम रखोगे? नहीं रखोगे, तुम तो तुरंत मारोगे, भगाओगे कि निकल हमारे घर से। वैसे ही हाल था। जब वास्को डी गामा दोबारा आता है 1502 में, तो पुरजोर इसका विरोध होता है। उस टाइम सिर्फ कालीकट में सिर्फ राजा ही नहीं, अरब व्यापारी भी विरोध कर रहे थे। अरब व्यापारी कौन थे? तो अरब व्यापारी वही थे जो पहले भी चाहते थे कि जो यूरोप का जो व्यापार है वो सीधे ना हो। समझो, जो भारत हो गया, देखो ये हो गया भारत। रुको मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, तुम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, और कंफ्यूजन में पड़ोगे तो फिर तुमको समझ आएगा नहीं। देखो बात समझो, देखो ये हो गया, मान लो भारत हो गया, ये भारत हो गया। और भारत से जब यहाँ दक्षिण भारत से केरला के साइड में जाओगे तो यहाँ पे जो अरब देश है, तुम जानते हो सऊदी अरब, सऊदी गई लेना, गाना सुने हो कि नहीं सुने हो? बहुत फेमस गाना है कि बिहार में जाओगे तमाम गाने ऐसे बने हुए हैं कि पियवा अरब गई लें, सऊदी गई लें, बलमुआ कहवा गई लें, तमाम गाने हैं हमारे बिहार में ऐसे मिलते हैं। तो तुम टेंशन मत लो, गाना तो चलता रहता है, पहले ध्यान दो इस पे। तो हो गया अरब देश। तो अरब देश, ये अरब देश का व्यापार पहले से हो रहा था। अरब देश का व्यापार पहले से किससे हो रहा था? भारत से हो रहा था। अब तुम लोगों को सबसे बढ़िया मैं समझाऊंगा मैप पे, कि बिना मैप का तुम लोग समझ नहीं पाओगे। मैं जहां तक देख रहा हूं, तुम लोग बिना मैप का तुम लोग समझ नहीं पाओगे। आओ तुमको मैप दिखाता हूं। देखो ये हो गया विश्व का मैप, यहां समझो। देखो ये हो गया, कलरवा चेंज करने दो, कलरवा चेंज नहीं करेंगे तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा।
ध्यान से देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये हो गया अपना प्यारा सा इंडिया, ये हो गया अपना प्यारा सा इंडिया। लेकिन यहां से जाओगे इस साइड में, इस साइड जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो कौन सा देश है? यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे है यमन, यहाँ पे ओमान, यहाँ पे यूएई। जो ये देश है ना, ये देश जो देशों तुमको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं अरब देश। इसी को क्या कहते हैं? अरब देश। अरब देश, ये हो गया यूरोप, ये हो गया स्पेन, ये हो गया पुर्तगाल, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया इटली, ये हो गया पुर्तगीज। यहीं से तो वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? यहीं से आया था, यहाँ से होकर। बार्थोलोमियो डियाज जो आया था, मैंने बताया था, बार्थोलोमियो डियाज 1487 में आया था, 1487 में यहाँ आया था। इसको केप ऑफ गुड होप का नाम दिया था, फिर इसको वापस चला गया था। लेकिन दोबारा पुर्तगाल से जब वास्को डी गामा आया तो यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। और भारत की खोज की 1498 में, व्यापारिक मार्ग की खोज करता है। लेकिन ध्यान से समझो, अब जो यूरोप वाले हैं, यूरोप वाले, इटली का व्यापार इस रूट से हो रहा था, इस रूट से, जो फारस की खाड़ी है, लाल सागर, यहाँ से हो रहा था। और पूरा यूरोप के व्यापार पर, ये पूरा यूरोप के जो व्यापार है, ये पूरा यूरोप के व्यापार पर किसका नियंत्रण था? पूरा यूरोप के व्यापार पर किसका नियंत्रण था? तो अरब देशों का नियंत्रण था। क्योंकि इससे पहले जो व्यापार हो रहा था, इससे पहले जो व्यापार होता था, यूरोप का जितना भी व्यापार हो रहा था वो इस रूट से हो रहा था। अरब देश, ये अरब वाले हैं, यहाँ भी कंट्रोल किए हुए हैं और फारस की खाड़ी में भी कंट्रोल किए हुए हैं, दोनों ओर से। अब ये जो आज तुम देखोगे, वर्तमान समय देखोगे, यहाँ पे है कैनाल, स्वेज कैनाल, जिसको हम कहते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर देखते हैं, तो स्वेज नहर उस समय नहीं था, जो बाद में मिस्र को काट कर स्वेज नहर बनाया गया, तो उस समय स्वेज नहर था नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ से तो होता नहीं था, तो इसी अरब देश से होता था, तो यहाँ पे अरब देशों का कंट्रोल था। अब देखो, जैसे ही वास्को डी गामा ने खोज किया, अब पुर्तगाली यहाँ से यहाँ आने के फेर में पड़ गए, यहाँ से यहाँ जाने के फेर में पड़ गए इंडिया। अब अरब वालों को लगा कि नहीं, हमारा व्यापार, क्योंकि अभी तक भारत का माल अरब जाता है, यहाँ से यूरोप जाता था, अब इनको भी लॉस फायदा हो रहा है, इनको भी फायदा हो रहा है, दोनों को मुनाफा हो रहा है। ध्यान से समझो। अब भारत ने क्या कहा? भारत से व्यापार करने के लिए जब व्यापारिक मार्ग मिल गई, अब पुर्तगाली सोच रहे थे, हम यहाँ से सीधे यहाँ आएंगे, व्यापार करेंगे, सीधे भारत जाएंगे, व्यापार करेंगे। अब बीच में इनको हटा रहे थे। इसी कारण से अरब वाले गुस्सा थे, और अरब वाले क्या चाहते थे? इसी कारण से अरब वाले चाहते थे कि हमको इनको नहीं आने देना है। इसी कारण से अरब वाले क्या बोलते थे? अरब व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया कि नहीं, अब भारत में आकर कोई बाहरी, कोई यूरोपीय भारत में आकर व्यापार नहीं करेगा। इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे अरब वाले। देखो, अरब वाले पुरजोर विरोध कर रहे थे कि नहीं, अब भारत में आकर कोई व्यापारी अब व्यापार नहीं करेगा। इनका विरोध था। अब 1502 में वास्को डी गामा आया तो पुरजोर विरोध किया गया इसको। वास्को डी गामा दूसरी यात्रा था, 20 जहाजों के साथ आया हुआ था भारत में, न समझ गया। अब फिर वापस चला गया, उसको कुछ दाल गला नहीं, इस बार इसको कुछ नहीं मिला, ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि इसकी चाल सब कोई, तुम्हारे घर में जो पड़ोसी है तुम्हारा चाल पहचान होगा, फिर दोबारा आता है, तुम घरों में रखोगे नहीं, रखोगे ना, लात मार के निकाल दोगे कि तुमको मैं पहचान लिया। वही हाल ही था। वास्को डी गामा पहली बार आया, और दूसरी बार आया तो जमोरिन समझ गया था कि तुम मेरे यहाँ रहने वाले नहीं हो, अब तुमको हम पीट के निकालेंगे, तुम उस लायक नहीं हो। लेकिन फिर जाता है तो फिर वहां पे एक कंपनी की स्थापना होती है, जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वहां से कंपनी जो राजा के कंट्रोल में था, अब कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए। वास्को डी गामा नहीं, वास्को डी गामा तो चला गया वापस। अब कंपनी, वहां जो कंपनी का स्थापना होता है, तो वहां पर स्थापना के बाद वहां पे कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए। देखो, अब पुर्तगीज प्रशासन की शुरुआत होता है। अब एक कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार किया जाए, कंपनी के माध्यम से पुर्तगाली प्रशासन का व्यापार होता है। और सबसे पहले फ्रांसिस डी अल्मीडा नाम था इसका, फ्रांसिस डी अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय, गवर्नर जनरल बन के आता है। कब आता है? देखो, पुर्तगाल कंपनी की स्थापना होती है। भारत से व्यापार को संगठित करने हेतु, एक संगठित रूप से व्यापार करने के लिए, यह ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले की व्यावसायिक कंपनी है। प्रथम गवर्नर के रूप में फ्रांसिस द अल्मीडा, 1505 में फ्रांसिस द अल्मीडा भारत में आता है कंपनी के व्यापार करने के लिए। कहता है कि नहीं, यही है, देख लो, ये है फ्रांसिस डी अल्मीडा, और आता है भारत में व्यापार करने के लिए। कहता है कि नहीं, भारत में व्यापार हम करेंगे, और इनके माध्यम से व्यापार की शुरुआत होती है। वास्को डी गामा समझ गए। और इसने आया तो इसने भारत की सिचुएशन देखा, भारत को समझा, क्योंकि पुर्तगाली था। अब इसको इनके दिमाग में शुरुआती समय में इनका था कि इनको व्यापार करना है, लेकिन अंदर ही अंदर मन में था कि भारत के लोगों को गुलाम भी बनाना है। अब गुलाम कैसे बनाए? इसने आते आते नीली पानी की नीति अपनाई। वाकई वाटर, जो नीली पानी की नीति थी, ब्लू वाटर पॉलिसी थी, वो क्या थी?
ब्लू वाटर पॉलिसी आखिर क्या थी? अल्मीडा बोलता है कि देखो, अगर भारत में कंट्रोल करना है, अगर भारत में तो ऑलरेडी शक्तिशाली मुगल काल की शुरुआत हो चुकी थी। मुगल काल मान के चलो 1526 में तो मुगल काल की शुरुआत हो गई थी, ऐसे जस्ट पहले की बात है। तो आने वाले समय में और इसको विरोध बढ़ता। इसको देखते हुए इसने सोचा कि ये भारत को हम कैसे कंट्रोल करें, भारत को कंट्रोल करने की कोई ना कोई तो तकरीब होनी चाहिए। और इसने क्या कि ब्लू पानी की नीति में, आगे ब्लू पानी की नीति है क्या, तुम ध्यान से समझो। अगर मान लो तुम्हारा घर आज से समुद्र से घिरा हुआ है, तो तुमको क्या पहले घर पे कंट्रोल चाहिए, पहले समुद्र पे कंट्रोल चाहिए? अगर मान लो तुम्हारा घर है, अगर तुम घर पे कंट्रोल रखते हो तो बाहर से आतंकी आकर तुमको हमला कर सकते हैं, इसलिए तुमको घर के साथ साथ बाहर भी कंट्रोल चाहिए। वास्को डी गामा जब फ्रांसिस डी अल्मीडा आया तो उसने कहा नहीं, पहले हम पानी को कंट्रोल करेंगे। अगर पानी पर अपना कंट्रोल रहेगा, और पानी पर अपना कंट्रोल रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, और पानी पर कंट्रोल नहीं रहा तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। उसने आते आते ब्लू पानी की नीति अपनी, नीली पानी की नीति अपनी, और स्पष्ट रूप से कहा पानी हमारा होगा। और क्या कहा कि भारत के जो आसपास के समुद्र थे, हिंद महासागर, जिसको हम कहते हैं हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर पर सेना फैलाई, हिंद महासागर को कंट्रोल किया। यही कंट्रोल था, आगे से अल्बुकर्क को फायदा मिलता। अल्बुकर्क भारत में कार्टेज व्यवस्था लगाता है हिंद महासागर का दिन तक, हिंद महासागर पर पूरा कंट्रोल कर लिया, हिंद महासागर अपना हो जाएगा। और फिर क्या होता है, इसका था कि हिंद महासागर जब हम कंट्रोल कर लिए, हिंद महासागर तो मेरा हो गया, अब बाहर से कोई आतंकी आकर, बाहर से कोई आक्रमणकारी आकर हम पर अटैक नहीं कर सकता। यही भारत की राजाओं की गलती थी कि उसने पानी पर कंट्रोल नहीं किया था। और इतिहास गवाह है, जिसने पानी पर कंट्रोल किया उसी का राज होता है। आज भी देखो जी, भारतीय क्या है, भारतीय नेवी क्या है, हम पानी पर कंट्रोल करते हैं। भारतीय सेना क्या है, हम वायुसेना का हवा में कंट्रोल करते हैं। हम सारे पाकिस्तान जैसे निच्चड़ देशों को रोकने के लिए हमने समुद्र पर कंट्रोल किया हुआ, हवा में कंट्रोल किया हुआ, हमने थल पे फौज सेना भी बनाई है कि हम कंट्रोल करके चलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि भारत में गुजरे। वही सिचुएशन थी। तो बहुत होशियार था अल्बुकर्क, इसने नीली पानी की नीति अपनाई। और लेकिन देखो, नीति अपनाई फिर ही चला गया, इसकी कहानी खत्म हो जाती है और 1509 में ही वापस चला जाता है। तो ध्यान से देखो, इसके जाने के बाद ये तो चला गया, फिर आता है कौन, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कौन था? अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत अंदर से बहुत अलग किस्म के आदमी था अल्बुकर्क था ना, बहुत अलग किस्म का था, ये अलग से सोचता था। इसने जानते हो क्या सोचा? इसने सोचा कि भारत में अगर समुद्र पर तुमने कंट्रोल कर लिया हो, क्योंकि पहले से कंट्रोल है, अब देखो भारत के भूभाग को कैसे कंट्रोल करना। भारत के भूभागवा को कंट्रोल करने के लिए इसने सोचा है कि अगर हमको भारत को कंट्रोल करना है, इसने कहा कि अगर हमको भारत को कंट्रोल करना है तो भारत के अंदर के भूभाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। और भूभाग को कंट्रोल करने के लिए हमको भारत के कल्चर के बारे में समझना पड़ेगा। और कल्चर क्या इसका मोटिव क्या था, इसने स्पष्ट कहा था, कल्चर को समझे। इसने आज जो अल्बुकर्क आता है, अल्बुकर्क की नीतियाँ आता कहता है कि नहीं, अब हमको भारत में अपनी कॉलोनी बसानी पड़ेगी। भारत में क्या, अपनी कॉलोनी बसानी पड़ेगी। कॉलोनी का मतलब क्या है, भारत की लड़कियों से शादी करो, भारत की महिलाओं से शादी करो। शादी की नीति अपनाई कि देखो, अगर तुम शादी नहीं करते हो यहाँ पे तो तुम व्यापारी बन के रह जाओगे, यूरोप से आओगे, व्यापार करोगे, फिर चले जाओगे। तुम शादी करो यहाँ पे, यहाँ की शादी करो, यहाँ पे शादी की नीति अपनाई। इसने आते आते विवाह की नीति अपनाई। विवाह की नीति अपनाई या भारत में कॉलोनी स्थापित करने का प्रयास किया। ये अल्बुकर्क, यही नीति थी अल्बुकर्क की, जिसको वास्तविक संस्थापक बताया गया इतिहास में। इतिहास में कहा कि पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक यही था, अल्बुकर्क था। इतना ही नहीं, कार्टेज व्यवस्था भी लागू कर दी। आगे कार्टेज व्यवस्था क्या थी, देखो कार्टेज व्यवस्था लागू कर दी। अल्बुकर्क कहता था देखो, अब समुद्र तो मेरा है, क्योंकि फ्रांसिस डी अल्मीडा के प्रयास से समुद्र पर कंट्रोल हो चुका था। अब अल्बुकर्क ने स्पष्ट कहा कि जितने अरब वाले हैं जो कूद फान कर रहे हैं, तो सुनो अरब वाले, अगर तुमको हम समुद्र में कहीं भी पकड़ लिए तो तुम्हारे माल पर अटैक करके तुम्हारा सारे नाश्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारे माल को लूट लेंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे मालवा को लूट लेंगे हम। अगर तुम इतना ही घोचू आदमी था, इतना भोकोल आदमी था ये। अब मान लो तुम्हारा हिंद महासागर है, मान लो हिंद महासागर है, अब हिंद महासागर है, अभी कहता है कि अगर हिंद भारत हो गया, ये हमारा जो समुद्र हो गया, हिंद महासागर हो गया, कहता है कि अरब वाले तुम अगर इधर दिख गए ना, गलती से भी दिख गए तो तुम्हारा मालवा हम लूट लेंगे। उसने हाथ जोड़ा, माफ कर दो, कुछ तो उपाय बताओ। तो अल्बुकर्क क्या कहता है, देखो परमिशन लो मुझसे, हम हिंद महासागर में प्रवेश करने वाले हैं, हम जाकर नदी के माध्यम से हम किसी और देश में जा रहे हैं, हमसे परमिशन लो ना पहले, हमसे परमिशन का मतलब पैसा, हमको पैसा दो, हम तुमको रक्षा करेंगे, नहीं तो तुम्हारा माल लूट गया तो हम नहीं जानते हैं, हम जिम्मेदारी नहीं लिए तुम्हारा माल कब लूट गया। अल्बुकर्क स्पष्ट कहता है। तो अल्बुकर्क की नीति देखो, कहा कि समुद्र पे तुमको व्यापार करना है, अगर समुद्र पे तुमको
अगर समुद्र में तुमको व्यापार करना है तो तुम हमसे परमिशन लो, हमसे परमिशन। इसको कहता है कार्टेज व्यवस्था। पुर्तगालियों से चालाकी से कार्टेज परमिट लो। और फिर आता बाद में कार्टेज आर्मेडा, काफिला पद्धति। इसी से थोड़ा लिंक है कि तुम व्यापार करते हो, लेकिन अगर तुमको भारत में जाकर व्यापार करना है, भारत में जाकर व्यापार करना है, उसके लिए भी तुमको परमिशन लेना, परमिट लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, अकबर जो 1575 ईस्वी के सबसे महान शासकों में से एक था, अकबर इतना महान होते हुए भी पुर्तगालियों से भी परमिशन लेता। अकबर भी पुर्तगालियों से परमिशन लेता था। पुर्तगालियों से, ध्यान रखना, अकबर को भी पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था कि क्या सर हम जाके यहाँ पर अपने माल बेच सकते हैं। इस प्रकार का परमिशन अकबर भी लिया करता था, क्योंकि पुर्तगाली इतना समुद्र पर इनका पुर्तगालियों का नियंत्रण था ना। ये क्या करता, अकबर भी क्या करता। अकबर मुगल सम्राट होते हुए भी पुर्तगाली जो, लेकिन ध्यान दे, पूरा भारत में नहीं, मुगल पुर्तगालियों का जहां सत्ता था वहां पे अकबर से परमिशन लेना, अकबर को पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था। ये हो गया। पुर्तगाली नौसेना के संरक्षण में व्यापारिक जहाजों का काफिला चलता था। परमिट के पकड़े जाने पर जहाज जब्त कर लिया जाता था। इससे पुर्तगालियों को भारी राजस्व मिलता था, बहुत ज्यादा। काफिला पद्धति अपनाया। इतना ही नहीं, ये तो हो गया अल्बुकर्क। दो महान शासक अल्बुकर्क। इसके बाद एक निनादी कोनो भी आया था इसके बाद से, लेकिन उसके बारे में मुझे उतना आप लोग को जानना जरूरत नहीं है। अब पुर्तगालियों की कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जान लो। पुर्तगाली भारत में आए थे तो क्या मतलब, देखो ये पुर्तगाली भारत में है। जब पुर्तगाली भारत में आए तो कुछ चीज लेकर आए थे। पुर्तगाली भारत में आए थे तो उनको था कि कुछ चीजें लेकर आए थे, जैसे प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने कहा कि गोवा में की थी। कहाँ? गोवा में की थी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ है? पुर्तगालियों ने की, गोवा में की। और प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था? पुर्तगाली। इतना ही नहीं, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के विकास की पुर्तगालियों का। क्वेश्चन आता है, देखो बताने का मेरा मेन मकसद है कि क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हो, इसका मतलब एग्जाम दो, मन से पढ़ाई करो। मैं कहानी बता रहा हूँ, फैक्चुअल डाटा बता रहा हूँ, रटवाना नहीं है मुझे, सिर्फ पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है। सिर्फ रटने से तुमको क्या होगा? रटने से आज तुम रटोगे, कल तुम्हारा निकल जाएगा। कहानी के टाइप में इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? एक कहानी है। कहानी के रूप में तुम देखोगे, समझोगे। फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, जाकर थिएटर में बैठकर, सिनेमा हॉल में जाकर बैठकर आराम से फिल्म देखोगे। वहाँ तुमको क्या आँख से दिखता है, तुमको याद होता है। वही तो दिखाना चाहता हूँ मैं, आँख से तुमको दिखेगा, तुमको याद होगा। प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया इसने नहीं, तंबाकू लाया। देखे हो तुम्हारे गाँव में कोई है बूढ़ा बाबा बैठ कर इधर ठोक रहे होंगे तंबाकू, अरे वही तंबाकू की बात कर रहे हैं। वही तंबाकू उठा के जब दांतों में दबा जाता है ना तो अलग ही फील आता है। उसी फिलवा, वो फिलवा कौन लेकर आया? वो फिलवा लेकर आया था, पुर्तगालियों ने फिलवा लेकर आया था। ये फील कहाँ से? पुर्तगालियों ने लेकर आया। जो तंबाकू था ना, अमेरिका में गया था। ध्यान रखो, अमेरिका वाले भी खाते हैं तंबाकू। पुर्तगाली के ही तंबाकू का भारत लाए। यह अमेरिका से पुर्तगाल होते हुए भारत पहुंचा। आज भी यह भारतीय कृषि और अमेरिका दिखा, तंबाकू का विकास अमेरिका में हुआ था। अमेरिका से पुर्तगाल गया, पुर्तगाल से भारत आया तंबाकू। अमेरिकी भी खाते हैं, टेंशन मत लो, खाओ भाई तंबाकू का। अरे नहीं खाना चाहिए, मजाक में बोल दिया हूँ, लेकिन खाना नहीं। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कैंसर हो जाता है, बहुत खराब बीमारी है, बिल्कुल नहीं खाना। देखो आगे देखो, गोथिक स्थापत्य कला। गोथिक कला मतलब क्या है? गोथिक कला का कहने का मतलब है मेरा कि एक महल बनाने की कला है, एक घर बनाने की कला है, जो पुर्तगाली लेकर आए थे। और भारत में जो गिरजाघर बन, जैसे बहुत सारे चर्च बनाए। पहला चर्च गोवा में बना, पहला चर्च इन्होंने गोवा में बनाया, चर्च बनाया। और फिर इन्होंने एक गिरजाघर बनाया। और गिरजाघर कहाँ? केरल में 1510 में इन्होंने केरल में कहा गिरजाघर बनाया। केरल में गिरजाघर भी बनाया था। तो तमाम चीज़ें ऐसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो कवर करना ही है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन किसी की भी स्थिति एक समय के बाद तो डाउन होती ही है, इनकी एक गलती थी ईसाई धर्म का प्रसार। देखो इनके पतन में, अगर हम पतन की बात करेंगे तो इसका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। इनके व्यापार के साथ साथ इनका एक छुपा हुआ और मनसा था कि हमको ईसाई धर्म को पूरे भारत में फैलाना है। अब ध्यान रखो, ईसाई धर्म को फैलाने के लिए आ रहे हैं। इनको पता नहीं कि जब भारत में मुसलमान, मुगल काल इतना लगभग 500 साल तक मुगल काल ने भारत में राज किया और मुस्लिम धर्म स्थापित नहीं कर पाया, तो उस जगह इन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार के मनसा लेकर आए थे कि हम ईसाई धर्म के प्रसार कर देंगे। इनके बस की बात ही नहीं। गोवा में ईसाई धर्म का प्रसार किया। 1510 में केरल में गिरजाघर बनाया। भारत में पहले ईसाई चर्चों की स्थापना की पुर्तगालियों ने की। और 1510 में केरल और गोवा में भव्य गिरजाघर बनवाए, धर्म का प्रचार किया। इनका मतलब था धर्म का प्रचार करो हमारा। पुर्तगाली व्यापार के साथ साथ धर्म प्रचार को भी प्राथमिकता देते थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर जैसे
मिशनरी गोवा और व्यापक धर्मांतरण किया और इसने स्थानीय समाज में गहरा तनाव पैदा किया और पुर्तगालियों का पतन का कारण बना। पुर्तगालियों का पतन का एक और कारण है, इन्होंने जबरन, एक तो लूटपाट करते ही थे, जबरन क्या किया इन्होंने, धर्म में थोपने का प्रयास किया, इनकी पतन का कारण होने लगा। तो पतन के कारण में पहला कारण था इनका धर्मांतरण, इनका पहला कारण था धर्मांतरण। धर्मांतरण जबरन किसी का धर्म तो परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, अगर जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करोगे तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है बालक, जो होता है मंजूर खुदा होता है। इसको कहते हैं धर्मांतरण का प्रयास। तो इन्होंने धर्मांतरण का प्रयास किया, एक तो ईसाई धर्म का प्रचार, और दूसरी बात इनको जो ईसाई धर्म की नीति थी, इन्होंने इनको पुर्तगालियों को बर्बाद करने का प्रयास किया। दूसरी डच ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया प्रतिस्पर्धा। देखो अब अगली क्लास में मैंने आपको पढ़ाऊंगा डच किस प्रकार भारत में आए और अपनी सत्ता का विस्तार करते हैं, और डचों का जो पावर था, डचों का पास जो शक्ति थी वो पुर्तगालियों से कहीं ज्यादा थी। पुर्तगाली जब भारत में आए थे इनको पता था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन बाप का भी बाप होता है, तो डच आए और डच का भी बाप ब्रिटिश आएंगे। तो देखो इस प्रकार का क्रम भारत में पुर्तगाली है, पुर्तगाली बाद डच आते हैं। डच ने ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा, 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हिंद महासागर से विस्थापित कर दिया और पुर्तगाल की सीमित जनसंख्या और संबंधित भारत में इनकी संख्या सीमित हो गई, इनके क्षेत्र कम हो गए। पुर्तगाली, ध्यान रखना, भारत में सबसे बाद भारत छोड़ने वाले कौन पुर्तगाली हैं, लेकिन सबसे कम शासन, सबसे कम क्षेत्र पर इनका शासन था। जैसे गोवा 1960 के दशक में गोवा को छोड़ के गए हैं, जाने की तैयारी नहीं थी, कहते थे गोवा मेरा है, कहते थे कि अभी तो प्राचीन काल से हम तो बहुत पहले से हम गोवा में हो रहा है, गोवा तो मेरा ही है, जाने का मन नहीं था। फिर इनको हमारे पुलिस प्रशासन ने, हमारे सरकार ने इसको गाल पे चट्टा मारा, थबाक दे, उसके बाद से निकल तुम्हारा है गोवा, अरे मेरा गोवा, हम भारत आजाद हो चुके हैं, तुम बोलते हो गोवा मेरा है, कोस के इसको मारा पुर्तगालिया को, तो पुर्तगालिया से भागा यहाँ से, जाने के इन लोगों को मन नहीं था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी प्रतिस्पर्धा हुई। अगली क्लास में मैं अच्छे से बताऊंगा किस प्रकार डच ने और ब्रिटिश ने मिलकर इनको पुर्तगालियों को खत्म किया। और व्यापार में लूटपाट, जो कार्टेज व्यवस्था था और परमिट व्यवस्था था, लूटपाट की सिस्टम थी, कहीं भी लूटपाट अच्छा चीज नहीं है। अब लूटपाट करोगे तो वही होगा। और कमजोर प्रशासनिक प्रशासनिक ढांचा भी कमजोर हो गया था, सरकार के नियंत्रण में अच्छे से काम नहीं हो रहा था। धीरे धीरे स्थिति इनकी खत्म हो गई और बाद में एक पतन के कगार पर चले गए पुर्तगाली। अब देखो तुम्हारे अगर बीपीएससी, देखो बहुत जल्द 72वीं बीपीएससी होने वाला है, बहुत जल्द 72वीं बीपीएससी होने वाला है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, 73वीं बीपीएससी आपको इतिहास कवर कराना। इस चैनल के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं इतिहास के विषय को इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि बीपीएससी, अगर आप टीटी दे रहे हैं, टीचर बिहार, अगर बिहार में आप टीआरई दे रहे हैं वहां भी काम करेगा। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, अदर्स जितने भी एग्जाम छोटे मोटे दे रहे हैं, सब जगह हिस्ट्री, स्पेशल में हिस्ट्री आप लोग इतना मजबूत कर दूंगा कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो फैक्चुअल डाटा रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लूसेंट बैठ कर रट लोगे फैक्चुअल, तुम माइंड क्लियर, माइंड मैप होना चाहिए कि किस प्रकार भारत में विदेशी कंपनी का आगमन होता है, कैसे भौगोलिक खोज होता है, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक कंपनी के रूप में आया, फिर प्रशासन को कंट्रोल कर लिया, कैसे प्लास्टिक युद्ध होता है, 1857 की क्रांति, तमाम भारत की आज़ादी और महात्मा गांधी के उन्नयन, तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले बता दो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना मन लगा कर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो कुछ तो फीडबैक मिलना चाहिए ना मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि रिकमेंड करेगा यूट्यूब के पास कि हाँ कि लड़कों का पढ़ने में इंटरेस्ट है। उतना जितना आप लोग सपोर्ट करो उतना मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। तो जो अगर याद देखो, तुमको अगर बात करता हूँ, अगर 73वीं बीपीएससी के लेकर बात करता हूँ तो कुछ तिथियां याद रखो। जैसे वास्को डिगामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। दूसरी बार कब आया, 1502 में आया। अल्मीडा प्रथम गवर्नर कब बना, 1505 में। अल्बुकर्क गवर्नर कब बना, 1509 में। गोवा विजय और केरल चर्च 1510 में। गोवा विजय, जो पुर्तगाली आए थे ना, गोवा पर कंट्रोल कर लिए थे, कालीकट पर कंट्रोल कर लिए थे, धीरे धीरे मसाला के लिए कंट्रोल करते जा रहे थे। और 1510 में इन्होंने गोवा को जीत लिया था। अब बाद में चलकर गोवा को राजधानी भी बना दिया था, इन्होंने राजधानी बना दिया था पुर्तगालियों ने गोवा को अपने। नीली पानी की नीति किसने अपनी, अल्मीडा ने अपनाई थी। विवाह की नीति किसने, अल्बुकर्क ने अपनाई थी। कार्टेज व्यवस्था, परमिट, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, गोथिक कला का विकास, 60 गुना मुनाफा मसाला व्यापार में इसने कमाया। ईसाईकरण के कारण पतन, लूटपाट के कारण इनकी पतन हो गई। डच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। इसने अल्बुकर्क को पुर्तगाली भारत का वास्तविक संस्थापक बनाया था अल्बुकर्क को। अल्मीडा कौन था जिसने नीले पानी की नीति अपनाई थी। देखो बात वही है कि तुम लोगों को अगर पढ़ना है तो मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और मैं तुम्हारे लिए हूँ, जिस प्रकार चाहोगे वैसे तुम्हारे लिए कमेंट करके बताना तुमको क्लास कैसा लग रहा है, तो और क्या तुमको चाहिए। इतिहास का जितना इम्पोर्टेंट, देखो
जितना एक कहानी होलिस्टिक इतिहास में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग को दिमाग में घुसे। सिर्फ फैक्चुअल डाटा बता दूंगा, रटवा दूंगा, कुछ नहीं होगा। फैक्चुअल डाटा से आज बीपीएससी के पेपर उठा के देखो, यूपीएससी जैसा स्टेटमेंट बाई क्वेश्चन आ रहा है, तो तुमको यूपीएससी लेवल पर सोचना होगा, सिर्फ रटना नहीं। और लूसेंट के जमाना गया जब तुम लूसेंट पढ़ के बीपीएससी क्रैक कर जाते हो। अगर तुम बीपीएससी निकालना है, अगर बीपीएससी में 100 चाहिए, तो तुमको मैं वादा करता हूँ कि इतिहास विषय में एक क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा। इतना तुमको मुझे विश्वास करके और जुड़ जाओ। और देखो, हर चीज होता है, हर चीज कम कवर होता है एक समय के साथ। अभी शुरुआत है, तुमको लग रहा होगा कि सर शुरुआत है तो इतना कहाँ अभी, अरे सब पढ़ाऊंगा, A to Z पढ़ाऊंगा। अगर जहाँ तुम 5 लाख 10 लाख रुपया देकर जिस क्लास में तुम क्लास कर रहे हो ना, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, क्या नाम लो, वहाँ तुम 2-2 लाख 3 लाख फी दे रहे हो। लेकिन बीपीएससी के लिए तुम इतिहास का विषय तुम बात करते हो, तो इतिहास का विषय मैं इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि वहाँ के टीचर से भी बेहतर तुमको यहाँ नॉलेज मिलेगा और कंटेंट मिलेगा। तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।